बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे जो मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से हफ्ता इतवार के रोज मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियां बंद रखने का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया है और साथ ही मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत कर दी है। और उसके अलावा पंजाब में ट्रांसपोर्ट जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। इसके अलावा हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में अगला मौजू वो है, अमेरिका की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए एक तरह की वैक्सीन जो है वो बना ली है जो जनवरी से जून तक मार्केट में आ जाएगी। और डॉक्टर जफर मिर्जा से माली इख्तियारात ले लिए गए हैं और सेक्रेटरी सेहत को भी तब्दील कर दिया गया है। ये क्या मामला है, इसके अलावा दीगर अहम मौज़ूआत हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार अहमद की जो सरबराही में जो समाअत हुई उनमें ये फैसला किया गया कि हफ्ता इतवार को कारोबार बंद नहीं रखा जाएगा। अदालतों की जानिब से इंतजामी मामलात में ऐसे हुक्म आना, आप उनको कैसे देखते हैं? असल में जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जब उनका यहाँ पेश हुआ तो उन्होंने कहा क्या कोरोना हफ्ते इतवार को नहीं आता, गवर्नमेंट के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। खासा उन्होंने मजाक के अंदाज में बहुत सी बातें की और उनसे ये पूछा कि आपने छोटी मार्केटों को क्यों बंद किया हुआ है जी। और छोटी छोटी दुकानें हैं, इन्हीं का कारोबार चलता है, इन्हीं की जिंदगी चलती है, आप चाहते क्या हैं? और इसको उन्होंने हदायत दी कि तमाम मुल्क की छोटी मार्केटें जो हैं उनको खोल दिया जाए जी जी। अच्छा, ये एक तरह का बड़ा डायनेमिक फैसला था उस कंफ्यूजन का जिसका हम शिकार है। उस कंफ्यूजन में पता नहीं चलता कि फैसले सूबे करते हैं या वफाक करता है, फैसले सिविल हुकूमत करती है या फौज की जेर निगरानी जो कायम हुआ वो अदारा जिसको असद उमर ऐसे हेड करते हैं एक सिविलियन, वो करता है, जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन का अदारा है वो करता है। कुछ समझ नहीं आता, एक कंफ्यूजन फैली हुई है। मरकज से आता है कि जनाब मैं तो खिलाफ था इसके कि लॉकडाउन किया जाए, फिर खुद कहता है कि हमने लॉकडाउन किया तो इससे बीमारी फैलने में एक रुकावट पैदा हो गई। तो इतनी कंफ्यूजन हमने पैदा की हुई है हर चीज के बारे में। दुकानें खोल दी हैं, दुकानें नहीं खोलेंगे, दुकानें खोली हैं तो उनका वक्त मुकर्रर कर दिया, फलां वक्त पे नहीं होगा। यानी कि एक अजीब कंफ्यूजन है जो क्रिएट हुई है। बेसिकली तो ये सूबा सिंध और वफाक के दरमियान है, लेकिन इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ता है। अब इसका असर यही हुआ था कि जुज़वी तौर पर उन्होंने कहा जी ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट को खोलने के साथ ही उनको सवाल हुआ कि चलो जरा अवाम की हमदर्दी भी जीती जाए और कहा जाए कि किराए चूंकि पेट्रोल के कम हो गए, डीजल के कम हो गए, आप किराए कम करें 20%। उन्होंने कहा अच्छा जी कर देते हैं, ठीक है कम हो गए कम कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक सीट छोड़कर आदमी को बैठाया जाए। अगर 40 की गाड़ी है तो गोया उसमें से 20 आदमी बैठेंगे। वो कहते हैं ये कैसे अफोर्ड करें किराया भी। जब आप जहाज चलाते हैं उसमें जब आप उनको ये नहीं कहते किराया कम करें। इस्लामाबाद से कराची का किराया जब पहली फ्लाइट गई 21,000 से लेकर 51,000 तक था। यानी अगर आप फैमिली के साथ सफर कर रहे हैं तो आज साथ बैठ सकते हैं, वरना आपको एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठना पड़ेगा, उसका किराया ज्यादा होगा। एक जेन्युइन बात है कि अगर आप अलाउ कर रहे हैं और एक फैसिलिटी दे रहे हैं तो हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि अगर आप ज्यादा स्पेस घेरते हैं तो उस स्पेस का पैसा कौन देगा? पहले ही आपके अदारे खसारे में है तो कैसे चलेगा ये? बिल्कुल, तो चनाचे उन्होंने पंजाब में एहतजाज किया और कहा कि हम नहीं चलाएंगे ट्रांसपोर्ट। तो उनके बड़े हिस्से ने ट्रांसपोर्ट आज नहीं चलाई है। उनके अड्डे जो हैं उसमें बसें नहीं है, वो कहीं और चली गई हैं, लेकिन वो छोटे जो कोस्टर हैं वो चल रहे हैं। उन्होंने जुज़वी तौर पर इसको चलाना शुरू कर दिया है। बहरहाल जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी होने के बाद वो उसको चल जाएगी। अब उसमें कोई बड़ा मसला पैदा नहीं होगा। कराची में ताजरों ने दूसरी बात है, वहां उन्होंने कहा जी आप 5 बजे कहते हैं बंद कर दें, ग्राहकों को जो आना होता है ईद की इसमें बड़ी है। बल्कि उसने अतीक मीर ने जो उनका वहां सरबराह है उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जी 35 अरब की शॉपिंग पिछले साल हुई थी और अभी तक मेरे ख्याल में जोर भी लगा लेंगे तो 10 अरब से ज्यादा नहीं होगी। तो दुकानदारों का कारोबार का तो भट्टा बैठ चुका पहले ही। आप अब क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि 5 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाए तो इसका मतलब हमारे पास 3-4 घंटे होते हैं शॉपिंग के, और 3-4 घंटों में तो रश पड़ जाता है। फिर और मोस्टली लोग इफ्तारी के बाद शॉपिंग करते हैं, रश पड़ जाता है। आप 24 घंटे के लिए खोलने की इजाजत दे दें। क्या रात को कोरोना नहीं आता?
तो इनको ये ही आता है। अंडरस्टैंडिंग में इतना फर्क है, लोगों को अपनी हुकूमत पे भी इतबार इतना कम है कि वो कहते हैं कि तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कराची में तो यहां तक आया था कि बहुत से दुकानदारों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हुकूमत पैसे मांग रही है। हुकूमत नहीं, हुकूमत की पार्टी, हुक्मरान पार्टी है, वो पैसे मांग रही है ताकि हम कारोबार जारी करने की इजाजत दें। अच्छा। वहां कारोबार का प्रॉब्लम था, यहाँ ट्रांसपोर्टर का प्रॉब्लम था। ये शोर मचाते रहे ये भी कि देखिए एसओपी पूरे नहीं हो रहे, हम बंद कर देंगे। वहां उन्होंने सील कर दिए 4 मार्केटें। जैनब मार्केट अब खोल दी उन्होंने, लेकिन जैनब मार्केट खोलने के बावजूद भी अगर कोई कहे कि एसओपी पे वहां अमल हो सकता है तो मुमकिन नहीं है। इतनी सी तो गलियां हैं, वो उन गलियों में बड़े मॉडर्न मार्केट बनी हुई है, लेकिन मार्केट वो क्या है, वो जिससे अब लंडे के कपड़े तो नहीं है, विंटेज भी नहीं है, वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज तैयार होती है उसमें जो रिजेक्टेड माल होता है वहां बिकता है। वहां गोरा भी आके खरीदता है। वो कहता है कि आपको फर्ज किया रेंगुलर की एक पतलून जो है, जो वहां उसको $50 में मिलेगी, यहाँ उसको ₹50 में मिल जाती है और इनका कोई नुकसान नहीं होता और जो उसमें ज्यादा खराबी भी नहीं होती। मैंने एक बार चेक किया हुआ है, मुझे एक आदमी ने समझाया भी था। मिसाल के तौर पर अगर उसके जो कपड़ा है वो उसकी जो बुनत है कपड़े की वो इस रुख पर है, अगर जेब में यूं लग गई हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ मालूम भी नहीं होता और हम जैसे आदमी को कोई खबर नहीं होती। तो ये जो उन्होंने सूरत की हुई है, वहां अच्छे अच्छे खाते पीते लोग जाके खरीदते हैं। पाकिस्तान में भी जाती तौर पर मेरे इल्म में है, और वहां बाहर से आने वाला गोरा जो है बड़े शौक से जाके वहां शॉपिंग करता है। लेकिन उसकी गलियां ऐसी जैसी होनी चाहिए इस मार्केट की, जैसे हमारे क्लीन बरा की है, ये तो फिर भी खुली है, वो बहुत तंग है। तो कैसे वहां एसओपीज पे अमल करेंगे, कैसे सड़क पे फुटपाथ पे खड़े होकर सेंट्रलाइजर लेके देंगे, उसके अंदर जाने के तो कोई रास्ते हैं। इस तरह एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है वो जो हमारे यहाँ लेटेस्ट मार्केटें बननी शुरू हुई थी, ये शॉपिंग मॉल बनने से पहले वो इसी तरह की थी। उससे पहले दुकानें हुआ करती थी, ये मार्केटें बनी जैसे हमारे हफीज सेंटर है यहाँ कराची में। हर जगह एक कुछ ना कुछ इस तरह का होता है। तो चुनाचे उनके लिए ये प्रॉब्लम था, उन्होंने कहा कि हम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो तो नहीं कर पाए। अब किसी ने कहा कि आप 5 बजे के बाद क्यों नहीं खोलते? असद उमर ने कहा खोल तो दें, लेकिन फिर निगरानी करने के लिए पुलिस कहां से लाए? पुलिस कहां? ये भी तो मसला है कि जो अगर रात तक होगा तो वहां भी ड्यूटी देने के लिए सिक्योरिटी के लोग होंगे, वो है नहीं हमारे पास। रिसोर्सेज की बात भी है, उसमें हुकूमत कोई के अपने हिसाब से एक तरीके से चलना चाहती है, चलती है, उससे मसाइल पैदा होते। अब सुप्रीम कोर्ट ने गोया जान छुड़ा दी। अब आप फैसला आप ना नेशनल वो आपकी जो कमान काउंसिल है उसको करना है, वफाकी हुकूमत को करना, उनकी दुकानें खोलनी है तो खोलो फिर आराम से। ट्रांसपोर्ट चलानी है, ट्रांसपोर्ट चलाओ फिर आप, तो रुक क्यों रहे हो? अच्छा, इसके बाद जो एसओपीज है उस पर अमल कराओ। अच्छा, उस पर अगर किराया कुछ बढ़ता है तो फिर बढ़ाओ। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि आपको सब चीज, आप कहते हैं कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, लाहौर से फर्ज किया मुल्तान जाना चाहता हूँ, तो एक तो आपका फासला कम हो गया है, आप मोटरवे से जाते हैं। दूसरा ये है पेट्रोल सस्ता हो गया है। इन दोनों को आप गिन लें और फिर आप हिसाब लगाएं कि आपको कितना खर्च पड़ता है, वो आप टिकट बुक कर दें, जो उनको भी नुकसान ना हो, ट्रांसपोर्टर को और किसी और को भी ना हो। वो कहते हैं जहाज चला दिए। अब रेलवे का शायद आप पूछना चाहेंगे। जी। हाँ, आगे है स्टोरी रेलवे की। हाँ जी सर, पंजाब में ट्रांसपोर्ट जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। हाँ, ये तो यही हो गया ना, रेलवे भी इसमें इंक्लूड है। हाँ नहीं, रेलवे का तो ये है कि वो अब 20 तारीख से, अब शेख रशीद साहब तो एक ड्रामा लगाने के मास्टर है ना, उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ था कि अगर नहीं खुली तो मैं इतने 24 करोड़ रुपया गोया टिकटों के जो हम बेच चुके हैं वो पैसे वापस कर दूंगा बुध के दिन से, और ये कर दूंगा अगर मैं ना चला सका। हालांकि फैसला हो चुका था रेल चलेगी। सिंध वाले पता नहीं क्या करते हैं, सिंध वाले कह रहे थे कि हम नहीं चलने देंगे, कराची से नहीं चलने देंगे। क्यों भाई? आप जो 18वीं तरमीम कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि रेलवे या मवासलात जो है ये तो वफाक का महकमा होता है। जब ईस्ट पाकिस्तान का मसला था, सूबाई खुद मुख्तारी का मसला भी आता था, तो कहते थे करेंसी, खारजा अमूर और ये चीजें जो होती हैं ये वफाक के सुपुर्द है। दफा, करेंसी, खारजा अमूर और मवासलात। मवासलात हमेशा एक वफाक का मसला होता है और वफाक उसको कंट्रोल करता है। अब अगर आप कहें जी हमारी ट्रेन नहीं जा सकती कराची में, हम बैठे यहाँ, जैसे पहले आप फ्लाइट आ रही थी बाहर से तो उन्होंने कहा कराची में नहीं उतरेगी, आपने क्वारंटीन करना है, कुछ करना है, इस्लामाबाद ले जाएं, लाहौर ले जाएं, हम नहीं आने देंगे। फिर आखिर बात यह है कि अकल की बात करनी चाहिए। पूरे मुल्क का मसला होता है, वफाक की जो चीजें होती हैं वो अगर वहां कहते हैं उतरना, तो आपको वहां बंदोबस्त करना है कि वहां आने वालों को क्वारंटीन कैसे किया जाए, उनकी निगरानी कैसे की जाए, उनको लुक आफ्टर कैसे किया जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि उनमें बीमारी है कि नहीं बीमारी है। ये कहें कि हम नहीं करने देंगे। अच्छा, ये एटीट्यूड सिंध की पीपल्स पार्टी में बहुत देर से पैदा हुआ है।
वो उन्होंने किसी ने शायद शौकत अजीज ने कहा था कि फलां जजीरे पे इस तरह की मॉडर्न बिल्डिंग बनेगी, ये करेगा वो करे, छोटा सा जजीरा समुद्र के किनारे था, वो फौरन बयान दे दिया। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले, ये तो सूबे की जमीन है, सूबा फैसला करेगा। तो इस तरह के बहुत से मसाइल है जिसमें 18वीं तरमीम जिसको कहते हैं ये सो कॉल्ड 18वीं तरमीम, उसके बारे में बहुत से सवाल ही पैदा होते हैं। लेकिन अब ये कि रेलवे का मसला था, उन्होंने कहा आखिर, बल्कि उसने शेख रशीद ने तो यहाँ तक कह दिया कि टिड्डी को भी पर लग गए हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ तक कहा। अब वो जो है शेख रशीद तो बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। अब ये है कि उन्होंने कहा जी 20 को चल रही हैं, पहले 30 चलेंगी। इमरान खान से आज मीटिंग हो गई है, पहले 30 चलेंगी और अगर ये इस तरह चलती रही यकम तक तो फिर मैं 144 ट्रेनें चलाना शुरू कर दूंगा। अच्छा सर, ट्रेनों में हम सोशल डिस्टेंस रख सकते हैं, जैसे हाँ। ये ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं तो वो काफी बड़ी होती हैं, उसमें मुसाफिर थोड़ा सा जगह वो कहते हैं हाँ हम बैठ सकते टिकट हैं, उसमें इंक्रीज social- नहीं कर रहे, जी जी, लेकिन हम ये है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। लेकिन हमारा देहाती आदमी, आम आदमी कहाँ रखता है? जो पेशावर जाना चाहता है कराची में बैठ के, वो कैसे रखेगा? लेकिन रखना पड़ेगा, इसके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसने बताया कितने हजार हमारी पुलिस है, हमने हर स्टेशन पे उसको अलर्ट कर दिया है और कह दिया कि वो इन चीजों की निगरानी करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे। हम जी। देखो एयर में कर रहे हैं, ट्रेनों पर भी कर सकते हैं। अच्छा, जो उन्होंने कहा खानदान कैसे सफर करेंगे, खानदान तो बोगी खरीदते हैं पूरी, 6 का डब्बा खरीद लिया, उसमें बच्चे बैठे कुछ बैठ के, उसमें हमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो बहुत से मसले हैं जिसके लिहाज से ये पॉसिबल था। और उसने ये भी ठीक कहा कि इसका हमें फायदा नहीं होता रेलवे को, बिल्कुल फायदा तो कार्गो कैरिज से होता है, इस पैसेंजर ट्रेन से तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कौमी मसला है, इसको हम चलाएंगे और जरूर चलाएंगे। जी जी। और उन्होंने कहा कि हमने ट्रेनों को रिफर्निश भी कर दिया है, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया है। अच्छा, उसके साथ ही शेख रशीद साहब अपना शुरू हो जाते हैं। और शहबाज शरीफ का क्या जो आए थे साजिश करने के लिए वो पकड़े जाएंगे, 31 जुलाई तक सब अंदर जाएंगे, ये एक फजा पैदा की जा रही है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? शेख रशीद बड़े माहिर है सियासी बयानबाजी जी, में, और ऐसा- ऐसे वो लफ्ज निकालते हैं कमाल के। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये वो कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ नहीं कोई कह सकता। लेकिन एक पूरी फजा में एक कंफ्यूजन, एक केओस क्रिएट करने के उधम बादशाह हैं और उन्होंने कर दिया है और वो हो रहा है। लेकिन ये सच्चल बात ये है कि अब सारा ट्रेनें खुल जाएंगी, इंटरसिटी इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी, दुकानें खुल जाएंगी। उन्होंने कहा शॉपिंग मॉल खोल दो। शॉपिंग मॉल में क्या प्रॉब्लम है? जैना मार्केट में तो प्रॉब्लम है, मदीना हाल में तो प्रॉब्लम है, हमारी यहाँ की शालीमार में तो शालमी में तो प्रॉब्लम है। लेकिन बड़े बड़े मॉल है जो हमारा यहाँ लाहौर में बड़े बड़े बने हुए हैं, कराची में बड़े बड़े हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है? इनके जाने आने का रास्ते मुकर्रर है। वहां खड़े होके आप टेम्परेचर चेक करें, वहां खड़े होके आप सेंसिटाइज करें और उसके बाद आप को अंदर जाने देना, अंदर जाने दें। अगर कोई मसला है तो कहें सॉरी यू कांट एंटर। वो ज्यादा सिस्टमेटिक है। जी जी। अब हमारे मॉल्स में जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी अंडरग्राउंड ले जानी पड़ती है, वहां आपकी पार्किंग है, आप फीस भी देते हैं, चेकिंग भी करा सकते हैं। अगर पैदल जाना चाहें तो उसका भी एक गेट है, वहां चेकिंग के लिए तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। चुनाचे उसको भी खोलने की कहा है हुकूमत ने कि इजाजत दें और उसको शुरू करें। तो लगता है कि जिंदगी हम नॉर्मल की तरफ जा रही है। हमने बहुत से कारखाने खोले हुए हैं, कुछ रोक दिए हैं। आज तो आपके ब्यूटी पार्लर भी खुल गए हैं भाई, आसानियां हो गई हैं। हमारे लिए तो आसानी होती है कि सर वो तो पहले से खुले हुए थे, वो कहते थे कि हम पुलिस वालों को थोड़ा बहुत दे के तो वो खोल लेते हैं, वो तो लॉकडाउन अच्छा। के। हाँ जी, वो बाहर बाहर से शटर सैलून वाली से बात हुई तो वो यही कह रही थी, कहते हम लोग खोल देते हैं, बज़ाहिर शटर थोड़ा सा नीचे रख के पुलिस वाले आते हैं, वो कुछ उनको पानी वगैरह के दे देते हैं, तो वो कहते चाय पानी के दे देते हैं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन ये है कि अब ये तकरीबन सारा खुल गया। अब देखना ये है कि अल्लाह ईद तक का वक्त ठीक गुजारे और हमारा कोरोना की रफ्तार तेज ना हो और हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजार लें। तो ईद के बाद फिर देखेंगे कि क्या क्या देख रहे हैं कि ईद के बाद दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? अल्लाह ना करे। लॉकडाउन की दोबारा जाने का मतलब है कि हालात खराब होंगे। अच्छा। अल्लाह ना करे खराब हो। अगर खराब नहीं होंगे तो हम नहीं जाएंगे। इसी तरह चलते हुए इंशाल्लाह हम इस पे फतह पा लेंगे। जी सर, अगली स्टोरी की जानी बढ़ते हैं। सर, मेरे इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने अपनी मुअत्तली के फैसले को इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिया। क्या समझते हैं कि जमहूरी हुकूमत है जो अवामी नुमाइंदों को, ये जमहूरी हुकूमत है जो अवामी नुमाइंदों को मुअत्तल देखें, ये अंसर अजीज ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून का था जी, वहां से इलेक्ट हुआ। इलेक्टेड जितनी बल्दियाती निजाम है इन्होंने वाइंड अप कर दिया है। पहले भी पूरे पंजाब में, सिंध में, हर जगह इन्होंने वाइंड अप कर दिया है और ये कहा कि इलेक्शन होंगे और नए कानून के तहत होंगे ना नया। असल में हुकूमत को ये बात तय कर लेनी चाहिए, बड़ी जरूरी है इस बात को तय करना कि जो बल्दियाती इलेक्शन है और या बल्दियाती निज़ाम है वो आइन के तहत उसके इलेक्शन कराना उसी तरह मैंडेटरी है जिस तरह सूबाई और कौमी असेंबलियों के है।
और उनके इख्तियारात भी तय कर दिए जाएं आइन में कि आप नहीं बदल सकते। सिंध वाले अपना कानून बना रहे हैं, पंजाब वाले अपना बना रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले अपने बना रहे हैं, बलूचिस्तान में अपना है, उनको काम करने नहीं दे रहे, जब चाहते हैं उनको खत्म कर देते हैं। जब अब इनको खत्म करने के लिए चाहिए थी काबीना का फैसला, और उन्होंने काबीना तो जहाँ बैठी नहीं थी, इन्होंने ये किया सर्कुलर करके, एक नया तरीका पकड़ा है कि काबीना की मीटिंग बजाय सर्कुलर करके सबसे साइन करवा लेते हैं कि भाई साइन कर दो कि हमने इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। अच्छा, वो लीगल तो हो गया, क्या मुअत्तल किया है, क्यों मुअत्तल किया 90 दिन के लिए कि इसके खिलाफ इंक्वायरी है, इसने फलां चीज खाई, फलां चीज फलाई। अब कहते हैं कि गिरफ्तार भी कर सकते हैं, फिर कहते हैं कि नैब को लगा देंगे पीछे। वो बंदा है मुस्लिम लीग नून का पुराना, वो उन जमाने में इलेक्ट होके आया था, इनको हजम नहीं हो रहा, उसने वो कोर्ट पे चला गया, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दिया, अपील कर भी दी है और एक्सेप्ट भी हो गई है, आज उसकी हेयरिंग भी होगी। तो ये एक खाम खा नया पंगा, नया मसला पैदा करना, ये बास्टर है ये हुकूमत इस काम के लिए। क्या फायदा है? इस्लामाबाद में क्या खाना पीना है आपने भी, आपके क्या इरादे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या लूट मची हुई थी जिसको आप रोकना चाहते हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि ये लोगों के खिलाफ इंक्वायरी ना हो, इसके खिलाफ देखे नहीं, जरूर की जाए, लेकिन ऐसी सूरत हाल को इस मसले पे पैदा करना और फिर ये पूरा देना। शेख रशीद कहता है कि ये साजिश करने आए थे, यानी कि शहबाज शरीफ साजिश करने, क्या ये आए थे कि गोया इनको हुकूमत मिल रही है, हुकूमत मिल रही है। शहबाज शरीफ की स्टाइल है, पहले भी जब सऊदी अरब वो बेदखल हुए थे, लंदन में थे, तो चल पड़े कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, उन्होंने उठा के वापस भेज दिया। अब इनको फिर शौक पैदा हुआ है, उन्होंने भाई से कहा मैं जाता हूं, चले जाओ। अच्छा, हो सकता है कि इनकी आखिर इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि वो भाई को बड़ी सलामती के साथ निकाल के जो है ले गए थे, शायद हम शक ना करते, लेकिन इनके बेटे ने, वो सलमान ने एक ट्वीट करके साबित कर दिया कि देखिए मेरे बाप शहबाज शरीफ ने क्या कमाल किया है, उन्होंने नवाज शरीफ को भी यहाँ ले आए, उन्होंने यहाँ कर दिया, वो कर दिया। ये अंदर खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासतदानों की आपस में जो बात होती रहती है, पता नहीं चलता। कल जरदारी बहुत बड़े मुजरम थे, इतने बड़े थे लगता बच नहीं सकेंगे, और वो जो उनकी थी बड़ी, उनमें अब वो उनका जिक्र ही नहीं है। अब बिलावल भी बोलते जा रहे हैं, धीमे बोलते हैं, ये कहते हैं कि मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब सारा जोर शहबाज शरीफ एंड पार्टी की तरफ। जी जी। तो ये भी लगता है शहशाद खान अब्बासी और इन सब को पकड़ लिया जाए। आसर इकबाल का भी कहते हैं, राना सनाउल्लाह का भी कहते हैं, और वो जवेद लतीफ कहते हैं मैं भी तो हूँ, वो भी अपना जिक्र करते हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि अमेरिका की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए एक तरह की वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, सज्जाद मीर साहब से पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम अज कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है, तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तौबा कबूल हो। तीसरे अशरे की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद फरमाता है, बस हमें माफ फरमा दे। तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, आदिल हुक्मरान, रोजादार,
हत्ता कि रोजा अफ्तार कर ले और मजलूम। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, अमेरिका की तरफ से ये वैक्सीन का जो दावा किया गया है, उन्होंने कहा कि जनवरी से जून तक ये मार्केट में आ जाएगी, कितनी सच्चाई देखते हैं? असल में ये वैक्सीन उस तरह की नहीं है जिस तरह पोलियो की वैक्सीन नहीं है कि आप पहले सारी दुनिया को उसको वैक्सीन दे दें तो उन पर बीमारी असर नहीं करेगी। वायरस ये नहीं है। अच्छा। बल्कि ये इस तरह की है कि ये उन्होंने जिसे कहते हैं, वो कहते हैं न्यूट्रलाइज्ड एंटीबॉडीज पैदा की हैं। यानी इस वायरस की मदद से इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की और उस एंटीबॉडीज को ट्रायल किया और सैंपल छोटा था, बड़ा नहीं हो सकता था, और ये पता चला कि 37% उससे बंदा क्योर हो जाता है। अच्छा। ये जो एंटीबॉडीज का जो सिस्टम जो हमारे यहाँ भी शुरू हुआ है, इसमें 30% की आती थी कि 11 दिन के अंदर ठीक हो जाता है मरीज, बजाय 15 दिन के, और इसके लिए कुछ और बेहतर सूरत होती है। लेकिन ये एक बाकायदा वैक्सीन इसी से प्रोड्यूस करके बनाई गई थी, एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज्ड, यानी कि जो कि इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है। ये सारी बात जब वॉइस ऑफ उसमें CNN से खबर आ रही थी तो उस वक्त मैंने अपनी वाइफ से समझने की कोशिश की, हु इज ए वायरोलॉजिस्ट, यू नो दैट। तो उसने मुझे समझाई कि ये वो चीज है, वो पैदा कर दी है, अब वो छोटे पैमाने पे इसको बड़े पैमाने पे करेंगे, बड़े पैमाने, और जनवरी जून तक वो कहते हैं कि हम इसको मार्केट कर देंगे। कल परसों खबर आई थी, वो एक रेडिस्टार जो एक पुरानी दवाई थी जो एंटीवायरस के तौर पर इस्तेमाल होती थी, खास तौर पर स्पेसिफिक नहीं थी इस वायरस के, वो यूज करनी शुरू की और उसको पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने की इजाजत भी मिल गई है। पाकिस्तान में वो पैदा भी की जाएगी, शायद इंडिया में या किसी और इन मुल्कों में 4-5 में होगी, फैक्ट्री करेंगी। पाकिस्तान की एक मशहूर जो दवासाज कंपनी है फ्रोसन्स, उसको ये इजाजत मिल गई है कि वो इसकी करेंगे। अच्छा, ये ब्रेक थ्रू हैं जो ज़ाहिर इस बीमारी के जरिए हो रहे हैं, रिजल्ट इनके फिर भी आखिर वक्त लगेगा आने में, लेकिन ये वो वैक्सीन नहीं है कि जो सारे लोगों को लगा दी जाए तो उनको फिर ये कोरोना का मर्ज हो ही ना, बल्कि ये जब हो जाए तो उस वक्त इंजेक्ट करें और न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी पैदा कर दें और उससे उस वैक्सीन का असर जो है वो जायल हो जाता है। ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। और मुझे नहीं पता कि इस वक्त जर्मनी किस प्रोसेस से गुजर रहा है, वो वैक्सीन बनाने में किस अमल से, कई तरीके होंगे ना जी, और यहाँ चीन कहाँ तक पहुंचा हुआ है, चीन भी खासा पहुंचा है। चीन से पहली फ्लाइट जो है हमारे स्टूडेंट्स को लेकर शायद कल पाकिस्तान पहुंच रही है, 200 तलबा उसमें होंगे, वो पाकिस्तान आएंगे, और इसके क्या खबरें वहां से आती हैं वुहान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल। और तवक्को है कि चीन भी इस सिलसिले में खासा आगे चला गया होगा, जैसे कि वहां से खबरें आती हैं, वो ज्यादा लीक नहीं करते अपनी खबरें के, ज्यादा पब्लिश नहीं करते, बल्कि ट्रंप ने तो वैक्सीन बनाने के लिए, अभी कल परसों खबर आई थी, एक मुसलमान को जिम्मेदारी सौंपी है, उसका नाम भी आया था, शायद अफ्रीकी ममालिक का वो है और बड़ा साइंटिस्ट है, उससे कई वैक्सीन बना चुका है, वो ये काम गोया कर रहा है, उसकी निगरानी में कह लीजिए या उनकी फंडिंग से कह लीजिए, ये काम भी हो रहा है। अभी कई मरहलों पर ये सारे काम हो रहे हैं। इसका हतमी इलाज जो है वो तो पता कब होगा, लेकिन एंटीबॉडीज का, न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी का बन जाना ये एक बड़ी बात है, और इससे इस मर्ज के इलाज में खासर पेशरफ्त होगी, खातर खा, और अल्लाह करे कि हम इस पे काबू पा सकें। जी सर, कुछ माहिरीन का कहना है कि जब तक इसकी वैक्सीन आएगी तब तक ये जो वायरस है अपनी हैयत, अपनी शक्ल तब्दील कर चुका होगा। तो अभी ये कह रहे हैं कि अगले साल तक अगर इसकी वैक्सीन आती है तब तक तो ये तब्दील हो चुका होगा और इतनी इफेक्टिव नहीं म्यूटेशन होती है उसकी, लेकिन उसकी जो बेसिक चीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक बहुत बदलते हैं। अच्छा। और ये जो वैक्सीन बनाएंगे ये बेसिकली म्यूटेशन के बाद जो उसकी प्रोटीन में फर्क पड़ता है वो नहीं, बल्कि इसके बाहर जो फैट होता है उसको लॉक करने का मंसूबा होगा,
तो ये माहिरीन जो है सारी चीजें देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इस पे कैसे काम करना है और क्यों कर काम करना है, जिसमें ज्यादा आपकी मसला पैदा नहीं होगा। जब भी ये वैक्सीन बन जाएगी या इस वैक्सीन के जो भी इलाज के तरीके आ जाएंगे, उसका फायदा ही होगा नौ इंसानी को। जी इंशाल्लाह। सर, जफर मिर्जा से माली इख्तियारात ले लिए गए हैं और सेक्रेटरी सेहत को भी तब्दील कर दिया गया, अंदर की क्या कहानी है? अंदर की कहानी ये है कि जफर मिर्जा साहब का तो मुझे समझ के भी नहीं आया, WHO के थे, हेल्थ डिपार्टमेंट का समझ नहीं आया। हेल्थ डिपार्टमेंट का हमेशा होता है कि उन्होंने देखिए जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है वो तोड़ दी थी, यानी कि जो एक कंट्रोलिंग बॉडी है वो खत्म कर दी थी। अच्छा, खत्म करने का मतलब है कि ना आप हॉस्पिटल को कंट्रोल कर सकते हैं या पूरे सारा लाइसेंस वहां से मिलता है। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसको बनाया जाए, अभी तक उस पर कुछ नहीं कर सके, या क्या सूरत हाल है। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि इसी का इदारा होता है, डायरेक्टर जनरल खास तौर पर आपको ऑर्डर करता है कि आप फलां दवा को पाकिस्तान में मार्केट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, वो अदारा भी जो है बड़ा पैसे कमाता है, आम तासुब यही है। अब बीच में आया कि इंडिया से इतनी मेडिसिन जो थी उसको पाकिस्तान लाने की इजाजत जो है वो दे दी गई है, और वो उनको कहा गया, एक प्रोग्राम में पूछा गया, उन्हें कहा SOR में तो ये नहीं है, वो तो इस तरह है, फलां है, ये कुछ दलील देते हुए नजर आए। अब ये पता चला कि इनके जो माली इख्तियारात हैं वो तो थे नहीं, क्योंकि ये तो मुशीर थे, वजीर तो थे नहीं, वजीर तो इमरान खान थे, ये उसको इस्तेमाल करते थे, समरी बनते इसके पास जानते थे। कल ऑर्डर जारी हुआ कि ये समरी आइंदा से वजीर सेहत को या वजीर आजम के पास जाया करेगी। वजीर सेहत जो है वही वजीर आजम है, तो वो उनके पास जाया जाएगी। इससे लगता था कि इनके इस पूरे रवैये से एक बड़े अकड़े से आदमी है, माया लगा के जैसे बैठे होते हैं, बिल्कुल उनका स्टाइल ही अजीबोगरीब है। तो एक तरफ तो ये आ गया, दूसरा आज खबर आ गई कि सेक्रेटरी सेहत को भी बदल दिया है, जिसका मतलब है कुछ शक। अभी इंडिया से दवाइयां मंगाने का जो मसला था वो भी एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा था, क्यों बता रहे हैं, जब हमने तजारत स्पेंड की हुई तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो लगता है कुछ शिकायत पैदा हुई है, जिससे गालिबन इमरान खान जो थे वो अब ज़ाहिर ये काम करते हैं, कमांड काउंसिल के साथ करते हैं और उसमें बैठ के काम करते हैं, इसमें प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। वो प्रॉब्लम पैदा हुए होंगे, और ये बड़ी बात है कि सेहत का शोबा जो इस वक्त सेंटर में है हमारी सारी थिंकिंग के, हमारी सारी अप्रोच के, उसके आदमी से जो मेन आदमी उसको वो उस पर जरा एतबार भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने फैसल सुल्तान को, जो उनका अपना आदमी है, वहाँ शौकत खानम का हेड था, उसको ले आए थे अपने एडवाइजर के तौर पर। इसका मतलब था कि ये थोपा गया है इमरान पे भी, और इसके रवैये से बहुत सी बात, इस अकड़ खानी रवैये से वो खुश भी नहीं थे ज्यादा, और मेरा ख्याल में इसलिए इनकी रुखसत भी होगी। मैं नहीं कहता कि उन्होंने माली करप्शन की होगी, लेकिन पैसा तो मामला तो पैसों का आया है। खासतौर पर इंडिया से दवाइयात मंगवाने का जो तरीका था वो SRO की तोज़ी कर रहे हैं कि इसका मतलब ये था, मतलब कुछ भी था। जब इंडिया से चीजें आ रही थी और 400 पता नहीं कितनी मेडिसिन थी, तो उस पर सवाल तो उठेगा ना। जी सर, अगली स्टोरी की जानी पड़ती है। सर, अमरीकी वजीर खारजा का दौरा इसराइल के बाद चीनी सफीर की जो पूरे स्टार मौत हुई है, आलमी सियासी मंजरनामे पर यह हादसा क्या अहमियत रखता है? अभी तक तो खबर इसराइल से आना आसान नहीं होता, लेकिन जो खबर आई है, जो वेस्टर्न मीडिया में भी आई है, कि वो एक तरह का हार्ट अटैक ही हुआ उन्हें, लेकिन जो पूरी असल स्टोरी है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगी। अभी 3 महीने पहले वो वहां पहुंचे थे, उनकी तैनाती हुई थी, लेकिन किसी भी चीनी एहलकार का अगर वो सफीर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल में इस तरह मर जाना जो है ना, वो एक तशवीश की बात तो है, और उस पर तशवीश जाहिर भी की जाएगी। जी 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 सर, वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जाली ऑपरेशन की तैयारी में नाम मसरूफ है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में वजीर आजम के तहफ़्फ़ुज़ात कितने सही हैं? देखें, इस वक्त बात यह है कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अक़लियतों के साथ जिस तरह का इम्तियाजी सलूक इंडिया में किया जा रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अब दुनिया इससे पूरी आगाह हो चुकी है। खास तौर पर मुसलमानों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कश्मीर में अभी उन्होंने बुरहान वानी का जो नंबर 2 था उसको ख़त्म कर दिया है। उनका ख्याल है कि ख़त्म होगा तो तहरीक ख़त्म हो जाएगी, वहाँ तीसरा बंदा आ गया है। यानी कि वो तो ऐसी तहरीक है कि उनके खून में रच बस गई है, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको उनके इंसानी हकूक दें, आप उनकी सरजमीन पे काबिज हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आपके खिलाफ बगावत हो रही है, अक़लियतों के हकूक को आप गसब किए हुए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि लोग चुप रहेंगे, लोग खामोश बैठे रहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी सूरत हाल की वजह से जो वहाँ एक नक्शा पैदा हुआ है वो सबके सामने आ गया है। इमरान खान कहते हैं कि ये कश्मीर में इस तरह का ऑपरेशन करा के, जिसे फेक स्टाफ ऑपरेशन कहते हैं, ये वहाँ एक सूरत हाल को ख़राब करना चाहता है। ये बात इतनी गलत भी नहीं है और इस लिहाज से दुरुस्त भी है
कि इसके नतीजे के तौर पर जंग भी छिड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो अपने लोगों पर जुल्म भी कर सकता है और ये कह सकता है कि ये पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए थे जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की है और इसलिए हिंदुस्तान मजबूर है कि वो सारी काम करें और जो इंडिया का स्टाइल है, तरीका है, उसी के मुताबिक वो सारी ये हरकतें करता है जिस पर सारी शिकायत, सारी सूरत-ए-हाल जो है ना वो पैदा होती है। सर, वज़ीर आज़म इमरान खान को आलमी सतह पर सुना जाता है, उनके ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या आलमी बरादरी उन पर कोई रिस्पॉन्स देगी? अभी देखें, अभी पाकिस्तान की बात को सुना जा रहा है इस लिहाज से, और यूएनओ ने भी, OIC ने भी और अदारों ने भी इसकी कंडेम किया है, इसके खिलाफ बात की है और ये कहा है कि इसके नतीजे के तौर पर कई मसाइल जो है ना वो पैदा होते हैं और पैदा हो रहे हैं। तो ये मसाइल का पैदा होना अपनी जगह है, लेकिन ये है कि तो तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं और सुने भी जा रहे हैं, लेकिन आलमी राय आमा कुछ करे तो देखा जाएगा। ये कोरोना की आड़ में हर काम कोरोना, उन्होंने कहा जी कोरोना की आड़ में तो ये हो गया है कि दूसरी बीमारियों का तो कोई अहमियत नहीं रही। अहमियत ही नहीं रही। वो आप हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ वो पूछने वाला नहीं होता, वो यही डरते हैं कि कोरोना ना लग जाए, वो डरते हैं कोरोना का मरीज तो नहीं आ गया। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसको देखकर हम कुछ भी कह सकते हैं। हमारी पुलिस भी लगता है कि सारे जुराइम खत्म हो गए हैं, सिर्फ लॉकडाउन में लोगों को सुधारना जस्ट उनका काम रह गया है। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जब से पुलिस तमाम कन्वर्ट हो गई है, लॉकडाउन में SOPs की उनको अमल करवाने में जुराइम की तादाद बढ़ती जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये ठीक बात है। हमारे देखिए ना, हमारे सोर्सेस कम है, जराइम की तादाद बढ़ती भी है, बल्कि डाके दहशतगर्दी खत्म हो गई है, क्योंकि सारे जो चोर चक्के ढूंढे थे और उनकी पुष्पाई करने वाले थे वो इस काम पे लग गए हैं और वो फजा जो है ना वो बेहतर हो गई है और सूरत हाल है। लेकिन कुछ और मसाइल हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए और गौर करना चाहिए। पता नहीं वो आपके जहन में है कि नहीं है, फ्लोर मिल्स का मसला है। जी, आखिरी स्टोरी वही है, फ्लोर मिल्स। सर, पंजाब के बाद KP के फ्लोर मिल्स भी कल से उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा देखिए, पंजाब की फ्लोर मिल्स का तो और सूरत हाल है। इनको 45 लाख टन जो था वो इसने गंदम इकट्ठी करनी है, वो अभी कर नहीं पाए हम। वो लगता है अगर अरीम खान अगरचे बड़ा एक्टिव आदमी है, ये वजारत उनके पास है, ये करनी है। सिंध वाले करते ही नहीं है, पिछले साल भी नहीं किया था। वो कहते हैं कि वफाक पाले, हमें पालने के लिए पालनहार हमारा वफाक है, पैसे और चीजें हम उनसे लेंगे, बाकी हम छोड़ेंगे। क्योंकि चीजें बाई करने का मतलब दूसरा ये होता है कि आप अपने फंड्स को उसमें मुंजमद कर देते हैं, बैंकों से कर्जा करते हैं, उसको ले लेते हैं। सिंध की तो ये सूरत हाल है, पंजाब में ये है। तो ऐसी सूरत में होता यह है कि गंदम जो है पंजाब में जो होती है वो फ्लोर मिलरों ने खरीदनी शुरू कर दी। इन्होंने गोदामों में छापे मारे, सिंध में भी छापे मारे, सिंध में तो हर साल निकलती है। तो अब रिजल्ट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जाने की गंदम जो है ना ऐसे मौके पे ब्लॉक कर देते हैं। परवेज इलाही ने भी की थी, यानी कि नवाज शरीफ ने की थी। क्यों ब्लॉक करते हैं? वहां की फ्लोर मिलें दरादर आटा बनाकर उसको अफगानिस्तान में स्मगल करती है। अच्छा, अब ये होता है कि यहाँ की फ्लोर मिलें कहती हैं कि अगर आटा ही बना के उधर जाना है तो हमारी बिलों से जाए। लेकिन इस वक्त ये है कि इन सालों ने सिंध ने अपना बॉर्डर सील किया, उन्होंने अपने बॉर्डर सील किए ताकि ये वो तादाद मकदार पूरी कर सकें जो उन्हें इकट्ठी करनी है और स्टॉक करनी है। सूबाई हुकूमत के पास जब स्टॉक होता है तो गंदम की कीमत फ्लोर मिलें फ्लक्चुएट नहीं कर सकती, वरना ये भी एक माफिया बन गया है। यानी जिस तरह हमारे यहाँ माफिया था शुगर का, अब फ्लोर मिल भी एक माफिया बन गया हुआ है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं हम भी हड़ताल करते हैं, पंजाब वाले कहते हैं हम भी हड़ताल करते हैं। मुझे डर है कि कहीं साल के आखिर में ये ना हो कि हमें गंदम के बहरान का शिकार हो जाए और हमें अपनी वो मुकर्रर मकदार जो है वो हर सूरत में स्टॉक करनी चाहिए, अपने गोदामों में रखनी चाहिए ताकि जब कभी प्रॉब्लम पैदा हो तो हमारे पास स्टॉक मौजूद हो। सर, क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी कि अल्लाह हमें अब कोरोना से बचाए। हम ओपन अप होने शुरू हुए हैं, हमने लॉकडाउन भी कम कर दिया है। अल्लाह करे कि ये काम ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सके और मुल्क नॉर्मल पे आ जाए, दुनिया नॉर्मल पे आ जाए। लेकिन दुनिया को नॉर्मल आने में 6 महीने से 1 साल लगेगा और उसके बाद कहते हैं शायद मईशत सुधर जाए इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।